द सॉल्यूशन, बिलियन मीन 10⁻⁹ ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। अगर हम इसकी कटिंग करें तो ये क्या बन जाएगा, 1 ग्राम, इधर क्या आ जाएगा कि अगर हम इसको माइक्रोग्राम में ले लें तो इसका मतलब है 10⁻⁶ है, और यहाँ से अगर 10⁻⁶ यहाँ से कटिंग हो जाएगी तो यहाँ क्या रह जाएगा 10⁻3। तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ या तो हम इसको 1 ppb को रिप्रेजेंट कर दें, 1 ग्राम ऑफ सॉल्यूट पर बिलियन ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ फिर हम इसको कैसे कर सकते हैं 1 माइक्रोग्राम ऑफ सॉल्यूट पर dm³ ऑफ द सॉल्यूशन। अब माइक्रोग्राम क्यों आया कि यहाँ पे 1 ग्राम कंटेन 10⁻⁶ माइक्रोग्राम ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे क्या, जब ऊपर भी 10⁻⁶ आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या है 10�9 आएगा, तो उसकी आपस में कटिंग की वजह से हमारे पास क्या आ गया कि 10⁻3 आ गया, जो कि 1 dm³ ऑफ द सॉल्यूशन के इक्वल आ जाता है। तो हम यहाँ पे यूनिट्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। Thus the allowable concentration of arsenic in water can be expressed as 50 ppb, mean 50 microgram of the solute is present per dm³ of the solution. Another concentration term is the mole fraction, which is represented by X. The mole fraction of a component, any component such as A, which is represented as XA in a solution, is defined as the mole of the component divided by the total mole of all the component present in the solution. कि किसी भी substance के कितने मोल हैं जो कि डिसॉल्व हो रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर और वो सॉल्यूशंस बना रहे हैं, तो उससे जितने टोटल मोल्स बनेंगे सॉल्यूशंस के वो डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और जो जिस भी कंपोनेंट का हम मालूम करना चाह रहे हैं तो वो हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएंगे कि नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सब्सटेंस। अगर हमारे पास कंसीडर करें कि दो सब्सटेंसेस हैं जो कि आपस में मिलकर सॉल्यूशंस बना रहे हैं, तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि अगर XA को और XB को आपस में प्लस कर दें, ठीक है। XA हमने देख लिया कि मोल्स ऑफ कंपोनेंट A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, तो XB क्या होगा, मोल्स ऑफ कंपोनेंट ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या है कि मोल द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, अल्टीमेट आंसर हमारे पास 1 आएगा। तो हम सिंपली उसको क्या कह देते हैं कि अगर हमारे पास एक सिस्टम में दो कंपोनेंट है, अगर हम उनकी मोल फ्रैक्शन को आपस में प्लस कर दें, सम कर दें, तो ये हमारे पास जो उसका आंसर आता है वो 1 आता है या यूनिटी आता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट हमारे पास हमेशा 1 होती है। अब ऊपर भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, नीचे भी कंसंट्रेशन टर्म है, या सिंपली आप कह दो कि ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल्स हैं, तो इसलिए इसके यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। दी मोल फ्रैक्शन हैव नो यूनिट बिकॉज द यूनिट इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर कैंसिल आउट विद ईच अदर। ये तो थे हमारे पास सॉल्यूशन की डिफरेंट यूनिट्स, डिफरेंट कंसंट्रेशन यूनिट जिनमें हम सॉल्यूशन को मेजर कर सकते हैं, सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। आइडियल सॉल्यूशंस हमारे पास वो सॉल्यूशंस होते हैं जब एक सॉल्यूट को दूसरे सॉल्वेंट के अंदर मिक्स किया जाता है, तो वहाँ पे अगर उनकी एक्टिविटी सेम है सॉल्यूट की या ईच कंपोनेंट की एक्टिविटी सेम है, जैसे उसके मोल फ्रैक्शन है, या हम सिंपल फॉर्म में कह दें कि वो सॉल्यूशन जिनको जब हम बनाते हैं तो वॉल्यूम में चेंज ना हो या इंथैल्पी में कोई चेंज ना हो, तो वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। मीन कि हमारे पास जितनी पहले सॉल्वेंट की
हमारे पास जो है वॉल्यूम था, उतना ही वॉल्यूम रहे सोल्यूशन बनाने के बाद, या जितनी इंथाल्पी पहले थी उतनी ही इंथाल्पी रह रही है, तो वो हमारे पास क्या होंगे कि आइडियल सॉल्यूशंस होंगे। मीन कि किसी भी तरह की कोई चेंजेस नहीं आ रही, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा कोई इंट्रैक्शन शो नहीं हो रही जिसकी वजह से ना तो वॉल्यूम में चेंज हो रहा है और ना ही हमारे पास एंथैल्पी में चेंज हो रहा हो। तो इस तरह के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। एक्चुअली पहले हम आइडियल सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं, स्टडी करते हैं, कोई रेफरेंस बना लेते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन ये हैं। उसके साथ साथ फिर हम देखते हैं कि रियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, कि कितना वो रियल सॉल्यूशन इससे आइडियल बिहेवियर से डेविएट करते हैं, कितना वो चेंज होते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन सिंपली हम कह देते हैं कि जो रोल्स लॉ को ओबे कर रहे हैं, या वो सॉल्यूशन जिनमें एक्टिविटी ऑफ ईच कंपोनेंट जो है वो इक्वल है उसके मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, या वो सॉल्यूशन जिनके जब फॉर्म होते हैं तो उनके वॉल्यूम में चेंज ना आए, उनकी एंथैल्पी में चेंज ना आए, तो ये हमारे पास आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं। The concept of an ideal solution is quite useful because it serves as a standard to judge the behavior of real solution। कि इसको हम स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि ऐसे हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है तो रियल सॉल्यूशन अगर उसे कितना डेविएट कर रहे होते हैं। An ideal solution is defined as one in which the activity of each component is equal to small fraction under all condition of temperature, pressure and concentration। Activity of A or 1 is equal to mole fraction of 1, or similarly activity of 2 is equal to the mole fraction of 2. Moreover, thermodynamically, in the formation of an ideal solution, no change in the volume and enthalpy take place during the formation of a solution। अब ये क्यों चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि जितनी इंट्रैक्शन जो है सॉल्वेंट की पहले थी उतनी ही इंट्रैक्शन सॉल्यूट को ऐड करने के बाद भी आ रही है। मीन उसकी इंट्रैक्शन में चेंजेस नहीं आ रही। In ideal solution, the interaction between solute and solvent molecule are the same as between the molecule of the separate component। कि जैसी इंट्रैक्शन सॉल्यूट की आपस में सॉल्यूट कंपोनेंट के साथ थी वो वैसी ही रहती हैं। इसी तरह हमारे पास जो अगर सॉल्वेंट की दूसरे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ जो इंट्रैक्शन है वो वैसी रहेंगी, उनमें कोई चेंज नहीं आता जब इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है। अल्टरनेटली we can define as an ideal solution is one in which each component of the solution obeys Rolle's law at all temperature and pressure। कि वो solution जो कि Rolle's law को obey करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं कि ये किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर और Rolle's law को obey करें, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ideal solutions आ जाते हैं। Some example of liquid ideal solutions are when benzene is dissolved in toluene or when benzene is dissolved in ether, and chlorobenzene or bromobenzene dissolve in each other, they form the ideal solution। हमने आगे भी रोल्स लॉ को पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ भी इसको डिफाइन कर रहे हैं कि रोल्स लॉ एक्चुअली है क्या। When a non-volatile non-electrolyte solute is added to a solvent, the vapor pressure of a solvent is lowered। The lowering of vapor pressure is directly proportional to the amount of solute dissolved in a fixed amount of the solvent। अब हमारे पास क्या है कि जब हम solute ऐड कर रहे हैं तो वो क्या है, solute आपको पता है किसी solute डिफरेंट टाइप्स के भी हो सकते हैं। कि अब हम कह रहे हैं कि जब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मीन कि वो वेपर्स में जल्दी कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है, जो इतनी जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट नहीं होता, तो वो हमारे पास क्या है। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट मीन कि वो आइंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ऐसा सॉल्यूट हम ले रहे हैं कि जो कि नॉन वोलेटाइल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जब इसको हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दें तो क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज लोअर। जितना वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का पहले था वो लो हो गया। क्यों लो हो गया, पहले तो जो सरफेस थी, सरफेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं। वो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं जस्ट वो ही वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे थे, लिक्विड से वेपर्स में जा रहे थे।
लेकिन जब हम सरफेस के ऊपर कोई और सब्सटेंस लगा दें, मीन्स सॉल्यूट ऐड कर दें, तो क्या होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाएगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इज लोअर, कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। The lowering of vapor pressure is directly proportional to the amount of solute dissolved in a fixed amount of the solvent. कि ये कितना लो होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वो डिपेंड करता है कि हम कितनी मैस ऑफ सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। जितना ज़्यादा सॉल्यूट ऐड करते जाएंगे उतनी ज़्यादा सरफेस जो है वो सॉल्यूट से कवर हो जाएगी, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो जो है, या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को स्पेस ही नहीं मिली कि वो लिक्विड से वेपर स्फीयर्स के अंदर कन्वर्ट हो सके। तो इसकी वजह से हम कहते हैं कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in a fixed amount of the solvent. The quantitative relationship between the lowering of vapor pressure and the amount of solute present in a solution was given by F.M. Rhodes in 1887. That's why it is called the Rhodes law. So the Rhodes law also states that in dilute solution of non-volatile non-electrolyte solutes, the vapor pressure of the solvent in a solution is directly proportional to the mole fraction of the solvent. कि सॉल्वेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है, अब सॉल्यूशन बनने के बाद वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कितना सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, कि अगर सॉल्वेंट ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन के अंदर। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि in a dilute solution of non-volatile non-electrolyte solute the vapor pressure of the solvent in a solution, यानी कि अब हमारे पास क्या है कि सॉल्यूशंस बना हुआ है, सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर आ रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है कि हमारे पास कितने सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं वेपर्स के अंदर। इसलिए सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मोल प्रेशर ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब P रिप्रेजेंट कर रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, और अगर हम नीचे जाके देखें ये हमारे पास क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय P नॉट एंड वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द P। सो इस स्टेटमेंट के लिहाज से हमारे पास क्या बना कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट विच इज रिप्रेजेंटेड एट x1। सॉल्वेंट के लिए 1 यूज कर रहे हैं और जो सॉल्यूट है उसके लिए हम 2 यूज कर रहे हैं। व्हेन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन, अब ये P हमारे पास क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन की बजाय हम क्या करते हैं, कांस्टेंट लगा रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, P नॉट। अब ये P नॉट क्या है, ये एक्चुअल में हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, और ये सिंपल P हमारे पास है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, और सिंपली अब हम कह सकते हैं वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें, P ओवर P नॉट आ गया, ये साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो गया और इज इक्वल टू x1, ये आ गया। अब हमने पीछे पढ़ा था कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल टू 1, कि जब हम दो कंपोनेंट का या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का जब मोल फ्रैक्शन निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या हो जाता है कि उसका सम जो है वो हमारे पास यूनिटी होता है या 1 होता है। तो हम यहाँ से इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1। तो अगर हमने x1 की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 1 माइनस x2 बन जाएगी। हमने क्या किया कि यहाँ पे वैल्यू पुट की x1 की, जो कि क्या आई, 1 माइनस x2। अब अगर हमने यहाँ से 1 माइनस x2 से भी x2 की वैल्यू निकालनी हो तो क्या होगा कि
x2 जो है इक्वेशन की दूसरी साइड चला जाएगा और 1 जो है वो इक्वेशन के एक साइड पर रह जाएगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी, 1 माइनस पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लें कि यहाँ पे पी नॉट है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट, और यहाँ क्या बन जाएगा, पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू x2 वेयर p इज दी, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी नॉट जो था हमारे पास प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था, और माइनस हम कह रहे हैं कि जो सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर है। अब हमें पता है कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, वो ज़्यादा है, और जो है जो सोल्यूशन का होता है हमारे पास वेपर प्रेशर, वो क्या होता है हमारे पास कम होता है। तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं कि ये रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, कि सॉल्वेंट के लिहाज से हमारे पास जो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर में जो चेंज आ रहा है उसको विद रेफरेंस टू सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, ये हमारे पास रिलेटिव लोवरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर है, जो कि इक्वल है मोल फ्रैक्शन ऑफ द solute. Here P is the vapor pressure of the solution, P naught is the vapor pressure of the pure solvent, and P naught minus P divided by P naught is the relative lowering of the vapor pressure. And if we see this term, P naught minus P, which is simply called as the lowering of the vapor pressure, or you can say this is the change in the vapor pressure of the solution. And here the x2 is the mole fraction of the solute and x1 is the mole fraction of the solvent. By this equation we can also state the mole fraction, we can also state the Roth's law, which is like this, that the lowering of the vapor pressure is related to this mole fraction of the solute. हम डिफाइन कर सकते हैं, Roth's law can also be stated as the relative lowering of vapor pressure of a solution containing a non-volatile non-electrolyte solute is equal to the mole fraction of the solute. कि relative lowering of vapor pressure of a solution जो है वो equal किसके है हमारे पास, is equal to the mole fraction of the solute. And those solutions which obeys the Roth's law throughout their composition range are called the ideal solution. Ideal solution वो होते हैं कि जो Roth's law को obey कर रहे हैं। अब Roth's law की statement क्या थी कि अगर हम किसी भी solvent के अंदर कोई non volatile non electrolyte solute ऐड कर दें, तो वहाँ पे जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो लोअर हो रहा है वो रिलेट कर रहा है कि कितना हमारे पास सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन है, या हम इसको क्या कह सकते हैं, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कह सकते हैं, या सिंपल हम इसको लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कह सकते हैं। तो अगर हम रिलेटिव लोवरिंग की बात करेंगे तो वहाँ पे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज रिलेटेड विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन के अंदर जो एक्टिविटी है वो इक्वल हो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, या जब हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन एंथैल्पी जो है वो ज़ीरो हो, तो हम ये उन सॉल्यूशंस को आइडियल सॉल्यूशन कह देते हैं। अब ये चेंज क्यों ज़ीरो है कि जितनी इंट्रैक्शन, जितनी अट्रैक्शन या रिपल्शन आपस में सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स की थी या सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स की थी, वो सॉल्यूशन बनाने के बाद भी उतनी ही रहती है, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई इंट्रैक्शन शो नहीं हो रही, तो ये सॉल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं।